ओके, आज के लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 6.6 को करना है और ये क्वेश्चन नंबर 22 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। लेट पी बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। पी एक चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, बेसिस एस टू द बेसिस एस डैश। ये ओल्ड बेसिस हैं और ये न्यू बेसिस हैं। तो पी जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे हम इसके कोऑर्डिनेट्स को इसके कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। देन फॉर एनी वेक्टर v बिलोंग्स टू v, तो कोई भी वेक्टर स्मॉल v जो v से बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स s डैश के अंदर जो भी निकलते हैं, अगर उसको p से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाता है v के कोऑर्डिनेट्स बेसिस s के अंदर। ठीक है, यानी कि बेसिस s के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट वेक्टर निकलता है उसका आंसर इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स का पता हो, बेसिस s के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसको अगर p इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जो दूसरी बेसिस हैं v, जो न्यू बेसिस हैं s डैश वाली, उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर आपके पास निकल सकते हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर में एक दो फिर आपको याद करवा देता हूं कि ये स्मॉल v जो है, जो वेक्टर स्पेस v से बिलोंग कर रहा है, इस स्मॉल v को हम लिख सकते हैं बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। p बेसिस अगर हम s बेसिस अगर मानते हैं, बेसिस आपके पास ओल्ड बेसिस s हैं, तो v को लिखा जा सकता है। लेट्स मान लेते हैं कि s की बेसिस v1 से लेके vn तक है, a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn। तो ये a1 a2 एंड सो ऑन an जो कॉलम वेक्टर बनता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, v के कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं। तो कहता है ये कोऑर्डिनेट वेक्टर आपको पता है, इसको p इनवर्स चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो हम निकालते हैं, हमने जो आखिरी लेक्चर में पढ़ा था, उससे अगर उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए p इनवर्स के साथ, तो आपके पास जो बेसिस s डैश के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर निकलने थे वो आपके पास जो है इस तरह से निकल आएंगे। ठीक है, तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी चीज को हम लोगों ने प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हम मान लेते हैं कि u1 से लेके un तक बेसिस हैं इस s की। ठीक है, हमने दोनों की बेसिस की बात की, दोनों फाइनाइट डिमेंशनल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि s इक्वल है u1 u2 एंड सो ऑन un, यानी कि n वेक्टर हैं इसकी बेसिस के अंदर। और ये भी मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने लेट किया है, ये भी लेट कर लेते हैं कि s डैश जो है, यानी कि न्यू बेसिस जो है, वो आपके पास w1 w2 एंड सो ऑन। जाहिर बात है उसमें बेस वेक्टर तो उसमें भी n नहीं आएंगे, लेकिन उसमें हम कोई बेसिस डिफरेंट कह लेते हैं, w1 से इसको डिनोट कर लेते हैं इस तरह से। अब अगर इसको बेसिस मान लिया जाए u1 से लेके un तक, और w1 को कोई एक आम वेक्टर मान लिया जाए, क्योंकि है तो ये भी वेक्टर स्पेस में से ही ना, बेसिस जाहिर बात है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। तो ये w1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। इस तरह w2 बनाया जा सकता है, w3 बनाया जा सकता है। इसी तरह wn को अगर एक सिंगल वेक्टर मान लिया जाए बिल्कुल बारी बारी, तो हर एक वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। सो हम कह लेते हैं कि wi जो है ना, इसको लिख सकते हैं ai1 u1 ai2 u2 एंड सो ऑन ain un। ठीक है, तो मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख लिया। इसको अगर हम सम की फॉर्म में क्लोज करके लिखें तो aij uj,
J इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अब इसमें जो P वाला मैट्रिक्स बनेगा, अब देखें ना, W1 को हम लिख सकते थे, ये W1 को लिखते थे A11 U1 प्लस A12 U2 एंड सो ऑन A1n UN, इस तरह से इसको लिख सकते थे। तो इसी तरह W2 को लिखा जा सकता था A21 U1 A22, इस तरह W3 को A31, डिफरेंट स्केलर्स हम लोगों ने यूज़ करने थे ना हमने शुरू में इसकी। तो हर ओल्ड न्यू बेसिस वाले एक वेक्टर को इनके पुरानी वाले के, इसको हम चेंज ऑफ बेसिस कहते हैं। तो ये आपके पास जो कोफिशिएंट है ये बनता है आपके पास चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो P क्या बनना था भला? P आपके पास बनना था A11 A12 A13, 1 3 रहने देते हैं, 1 2 तक ही काफ़ी है, एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN। अब इसमें अगर बात की जाए पहली रो की, तो पहली रो है 1 1 2 1 N1, दूसरी रो क्या है 1 2 2 2 N2, तीसरी रो क्या है 1 3 2 3 एंड इस तरह से। तो जे थ्रो की अगर बात करें, ये पहली, दूसरी रो में इधर 2 आ रहा है, पहली रो में इधर सारे में 1 आ रहा है, तीसरी 1 3 2 3, इधर हर जगह 3 आना था। तो अगर जे थ्रो की बात करें तो इसकी जे थ्रो क्या आएगी A1J, ठीक है, A2J एंड सो ऑन ANJ, ये इसकी जे थ्रो आ जाएगी। ओके, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। चलो, अब हमें ये भी पता है कि जो वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है V, जो हमने कहा था V से बिलोंग करता है, इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। पुरानी बेसिस चाहे आप मान लें, चाहे नई बेसिस मान लें, दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हम लिख सकते हैं K1 W1 नई बेसिस के, K2 W2 एंड सो ऑन Kn W1। तो चूंकि नई बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है ना स्मॉल, जो वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट था, पुरानी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा, तो ये मेरे पास होगा V वेक्टर के कोऑर्डिनेट किसकी रिस्पेक्ट से, नई बेसिस S डैश की। तो वो क्या आएंगे K1 K2 एंड सो ऑन Kn। ठीक है, ये इस तरह से आना था और बाद में ट्रांसपोज उसने इस तरह से बन जाना, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो अब जो ये V है, इसको हम अगर सम की फॉर्म में अगर क्लोज करें तो ये बनेगा KI WI I फ्रॉम 1 to N, I फ्रॉम 1 to N। तो ऐसा करते हैं कि WI की ना वैल्यू इधर पुट कर देते हैं 1 से, या ए कोई इसको नाम दे लेते हैं, ये WI की वैल्यू जो है, किधर है वैल्यू इसकी W, ये वाली, इसको भी नाम दे, इसको A कह देते हैं। चलें, ये WI की वैल्यू इधर पुट करते हैं AIJ UJ। तो ये जो स्मॉल V है ये बन जाएगा KI, वैसे ही रहेगा ये वाला सम ऑफ KI और WI की वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं। क्या वैल्यू है AIJ UJ, और J किधर से 1 से N तक, तो डबल सम हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा रेस कर लेता हूँ, J फ्रॉम 1 to N
ठीक है, तो इसमें एक सम के वाला ओपन कर लेते हैं, के को वैल्यू डिफरेंट दे लेते हैं और जे को फिलहाल वैसे रहने देते हैं, के को वैल्यू 1 2 3 3। तो स्मॉल वी क्या हो गया, जे इज इक्वल टू 1 to n आई, के को आई को वैल्यू 1 देंगे, आई वाली वैल्यू, आई वाला सम मैं ओपन करने जा रहा हूँ, आई को वैल्यू 1 देंगे तो ये बनेगा k1 a1j प्लस 2 देंगे तो k2 a2j एंड सो ऑन, n देंगे तो a अच्छा j वैसे ही आएगा, आई को वैल्यू 1 दिया तो 1j 2j, n देंगे तो nj, तो uj मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं सब में से बाहर निकालना चाह रहा था, ठीक है, तो मैंने सारा बाहर निकाल लिया। तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बने ना v के, ठीक है, ठीक है ना, uj u1 u2 अप टू सो ऑन un, ये uj जो मैंने कॉमन बाहर निकाल, ये किसकी बेसिस हैं, ये बेसिस थी s, तो v जो है वो अब इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, v को आपने इस तरह से लिख के और w की जब वैल्यू पुट की और ओपन किया सम i वाला i1 से n, तो अब uj जो है वो ये उसके साथ स्केलर यूज हो रहे हैं, ये वाले, अगर j को वैल्यू 1 देंगे तो इधर u1 आ जाएगा पहले प्लस स्केलर, फिर 2 देंगे तो ये v उसकी जेथ एंट्री जो है ना आपके पास, सिर्फ j वाली एंट्री की अगर बात की जाए uj की, तो ये उसकी जेथ वाली एंट्री है, जो बेसिस ये अब uj किसकी बेसिस है, uj बेसिस है s वाली, s को हमने कहा था कि u1 से लेके un तक बेसिस है, तो उसकी जेथ एंट्री के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो ये वाला है, तो ये आपके पास आ गया v का बेसिस s के लिहाज से, सिर्फ जेथ एंट्री हम लिखने जा रहे हैं, a1j k1 प्लस a2j k2 एंड सो ऑन anj k, ओके। अब हम ऐसा करते हैं, vs तो निकाल लिया हम लोगों ने, हम vs डैश भी हम लोगों ने निकाला हुआ है, vs डैश निकाला हुआ है और इसको p की हमने j थ्रो भी निकाली हुई है, p की j थ्रो किधर है भला, ये है p की j थ्रो, ये वाली, ये p की j थ्रो है, इसको अगर ये vs डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप लोगों ने खुद करना है, इस वाली रो को अगर इस कॉलम के साथ vs डैश के साथ मल्टीप्लाई कर, तो सेम ये रिजल्ट नहीं आएगा, a1j k1 प्लस aj पहली रो पहला एलिमेंट इस तरह से, तो प्रूव हो गया कि p को अगर vs डैश की j के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास इस vs की, सिर्फ मैंने j थ्रो, मैंने एक स्पेसिफिक रो की j थ्रो की बात की है, इन जनरल हम हर रो को कर सकते हैं, हम हर रो को तो बार बार इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो मेरा ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपका ये थ्योरम, ये पहले भी हमने सेम इससे मिलता जुलता थ्योरम ही किया है, अगर आप p को दूसरी तरफ ले तो इन्वर्स वाला दूसरा हिस्सा जो है वो भी बड़ा आप एक स्टेप में वो भी निकाल सकते हैं। इसके आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं तो आपको इसका सही आइडिया तभी आएगा, चेंज ऑफ बेसिस निकाले हमने सेमेस्टर 4 में भी पढ़ा था, ठीक है। इसका अब हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इसके लेक्चर के दूसरे हिस्से में करेंगे, थ्योरम नंबर 6.7, और फिर एक आधा थ्योरम हमारा इस चैप्टर का और रह जाएगा, उस थ्योरम को हम कल करके तो ये चैप्टर हमारा पूरा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएंगे। वैसे तो ये मिड टर्म के अंदर होना चाहिए था, तो चलो प्रेजेंटेशन की वजह से नहीं हो सका, तो अब हम इसे एक लेक्चर और देके उसके बाद फाइनल को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे।